नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट तमिलनाडु से है, जहां वीओसी पोर्ट ट्रस्ट एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सेटअप करेगा। ये मल्टी लॉजिस्टिक पार्क मल्टी कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में सहायक होगा। इन्होंने सबसे पहले 3 ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया था जहां पर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करते। इसमें कोयम्बटूर, मदुरई और तूतीकोरिन शामिल था। इसके तहत यहां पर 100 एकर्स के क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सेटअप करना था। दोस्तों, वीओसी पोर्ट ट्रस्ट ये एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं जो मिलकर इसे चलाती हैं। इसके तहत ये लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करेंगे। लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन के बाद, वहां पर रोड और रेल कनेक्टिविटी के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क सेटअप करने के लिए प्रपोजल जल्द ही भेजेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ये यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कई सारी फैसिलिटीज के साथ बनाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग स्पेस, मैकेनाइज मटेरियल हैंडलिंग कैपेसिटी, इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट टर्मिनल फॉर कंटेनर, ये सारी सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट अपडेट झारखंड से है, जहां अशोक बिल्डकॉन ने अनाउंस किया है कि इन्होंने एचएम मॉडल के तहत जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट NHAI से 2018 के अंदर मिला था, इसके तहत इन्हें 6 लेन का काम कंप्लीट करना था खैराटुंडा से बारवा तक, जो कि झारखंड के अंदर है और ये नेशनल हाईवे 2 का हिस्सा है। करीब इसकी लेंथ 35 किलोमीटर थी, जिसको इन्होंने 6 लेन किया है। इसके तहत इन्होंने काम पूरा कर दिया है। इसका निर्माण अशोक बिल्डकॉन की सब्सिडरी अशोक कंसेशन ने किया है। नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है, जहां दोस्तों इंडियन रेलवेज का बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्लान, जिसके तहत 2023-24 तक सभी ब्रॉडगेज ट्रैक्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट करना है, ताकि देश के अंदर फ्यूल यूसेज कम हो, जिससे देश के अंदर फॉरेस्ट रिजर्व बचेगा। इसी के तहत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज इन्होंने 649 किलोमीटर लंबे रेलवे ब्रॉडगेज नेटवर्क इसके इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट किया है। ये कटिहार बिहार से गुवाहाटी असम तक है। दोस्तों, ये रूट गुवाहाटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल गुवाहाटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गुवाहाटी समेत नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको देश के अन्य शहरों से रेलवे के थ्रू कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद यहाँ पर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, उनका एक्सेलरेशन पहले के मुकाबले बेहतर होगा। इस रूट का महत्व इसलिए है कि इसके निर्माण से अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा सकती है कुछ ही सालों के अंदर। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर आज के समय में ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं, और जितने भी ट्रैक्स आज के समय में बिछाए जा रहे हैं वो पहले से इलेक्ट्रिफाइड होंगे। नेक्स्ट अपडेट एल्स्टॉम से है, जहां फ्रेंच मल्टीनेशनल फर्म एल्स्टॉम इसने रिसेंटली इंडियन रेलवेज के साथ डिस्कशन किया है। इसके अलावा ये इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCT और मेगा सर्वो ड्राइव्स PVT लिमिटेड इसके साथ बातचीत की है। ये 2 बीडर्स है जिन्होंने प्राइवेट ट्रेन ऑपरेट करने के लिए बीड लगाई है। दोस्तों, बात करें एल्स्टॉम की, तो इसने कहा है कि हम इनके साथ पार्टनरशिप करके देश के अंदर प्राइवेट ट्रेन को ऑपरेट कर सकते हैं अगर हमें मौका मिला तो। इसके तहत हम स्पेशल ट्रेन देश के अंदर चलाएंगे और ये हाई स्पीड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगी, जो कि फ्रांस के अंदर आज के समय में चलाई जा रही हैं। ये स्पेशल ट्रेन फ्रांस की TGV ट्रेन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगी, जिसके पास 2007 से एक रिकॉर्ड है स्टील व्हील पर 574 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का। तो यहाँ पर दोस्तों ये देश के अंदर बातचीत में है इसको चलाने के लिए। दोस्तों, बात करें एल्स्टॉम की, तो ये देश के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट्स में योगदान देती है, चाहे वो मेट्रो से संबंधित प्रोजेक्ट्स हो या फिर रेलवे से संबंधित हो। इसने कहा है कि हम इंडियन रेलवे के साथ बातचीत में है, करीब हम 1000 किलोमीटर हाई स्पीड रूट का निर्माण कर सकते हैं, जहां पर ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट अगेन इंडियन रेलवेज से है, जहां इंडियन रेलवेज ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि ट्रेन और स्टेशन पे गुटकों के दाग को साफ करने के लिए रेलवेज प्रति वर्ष 12,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। बावजूद इसके कि लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा है, अब भी उतना ही खर्च आता है जितना पहले आता था। यहाँ पर दोस्तों सार्वजनिक स्थान पर गुटखा और पान थूकने से बहुत ज्यादा खर्च रेलवेज को करना पड़ता है, और ये समस्या न केवल रेलवेज की है बल्कि सभी पब्लिक प्लेसेस की है जो कि गवर्नमेंट के अंडर हैं। रेलवेज यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे देश के अंदर कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स प्रति वर्ष चलाए जा सकते हैं। रेलवेज को मॉडर्न करने में ये पैसे बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए रेलवेज एक नया काम करने जा रही है। रेलवेज करीब 47 स्टेशन में लोगों के लिए स्पीटर कियोस्क लगाने जा रही है। शुरुआत में ये 42 स्टेशन में लगाए जाएंगे। यहाँ पर एक पाउच दिया जाएगा जिसकी कीमत 5 से 10 रुपए होगी, जिसको लोग कैरी करके उसमें थूक सकेंगे। फिलहाल दोस्तों ये कितनी सफल होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, पर रेलवेज को अनुमान है कि इससे काफी करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट डिफेंस से संबंधित है, जहां दोस्तों देश के अंदर गोला बारूद से लेकर टैंक और तोप बनाने वाली
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसके कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद 15 अक्टूबर को OFB के अंडर 7 अलग कंपनीज को लॉन्च किया जाएगा। इन कंपनीज को पहले ही तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों से 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। यहाँ पर OFB के पास करीब 41 फैक्ट्रीज हैं, जिसमें करीब 70,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन 41 फैक्ट्रीज को एक बोर्ड संभालता था, जिससे यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ही धीरे हो गया था। लेकिन जब इनको 7 कंपनीज में बांट दिया जाएगा तो यहाँ पर पहले के मुकाबले प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। दोस्तों बात करी जाए तो ये 7 कंपनी PSU होंगी, जिनके अंडर गोला बारूद, राइफल्स, मशीन गन, तोप समेत कई सारी चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग OFB के कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद OFB के काम करने का तरीका बदल गया है। उत्पादन बढ़ाने के लिए इन 7 कंपनीज का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर पहले से ही कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से किसी की छटनी नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले इसके लिए काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे। नेक्स्ट अपडेट इंडियन इकोनॉमी से है, जहां दोस्तों वित्त मंत्रालय ने सितंबर के अंदर आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट इसको तैयार कर रही थी और कल इसने इसको जारी की है। इसके तहत देश की इकोनॉमी में क्या बदलाव हो रहे हैं इस पर बात की। इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कितना आर्थिक वृद्धि हुई है इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके अकॉर्डिंग देश के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इन कुछ महीनों के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ज्यादा ग्रोथ हुई है। यहाँ पर कई सारे आंकड़ों को मिलाया गया है, जैसे कि अप्रैल से जुलाई 2020 तक भारत के अंदर 2757 मिलियन डॉलर की FDI आई थी। वहीं बात करी जाए इस फाइनेंशियल ईयर में, इस टाइमलाइन में करीब 61% ज्यादा FDI आई है। यानी कि उस समय FDI इस टाइमलाइन में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी और इस समय FDI ज्यादा आई है। इसके अलावा देश के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये भी बढ़ी है। करीब इन 4 महीनों के अंदर अप्रैल से जुलाई तक 26,565 करोड़, जो कि अमेरिकन डॉलर में 300 मिलियन बनता है, इतनी FPI देश के अंदर आई थी। ये दोस्तों तब हुआ था जब देश के अंदर सेकंड वेव आई थी, जिस कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा विड्रॉ किया था भारत के शेयर मार्केट से। इसके अलावा सितंबर तक करीब भारत के अंदर 720 मिलियन डॉलर की FPI आई है। इस मामले में ब्राजील के बाद भारत दूसरे स्थान पे है, जहां सबसे ज्यादा FPI आई हो। टॉप पर ब्राजील है। ब्राजील के अंदर करीब 900 मिलियन डॉलर की FPI अप्रैल और सितंबर के टाइमलाइन में आई है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा है, जहां दोस्तों अडानी ग्रुप ने 50 ईयर के टाइम पीरियड के लिए जयपुर एयरपोर्ट को ले लिया है। 11 अक्टूबर 2021 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 2018 के अंदर कई सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिड्स इनवाइट किए थे इनकी लीजिंग के लिए करीब 50 सालों के लिए। इसमें ये एयरपोर्ट भी शामिल था। कई सारे एयरपोर्ट्स को क्रमबद्ध तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है। कई सारे क्षेत्रों में इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लेकिन दोस्तों जो सरकार का काम है वो धीरे धीरे हो रहा है। इसके तहत सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को ये दे रही है और यहाँ से उनसे राजस्व वसूलेगी और इन पैसों को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य क्षेत्रों में लगाएगी। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहां रेसा मंडी, जो कि देश का एक कॉमर्स मार्केट एंड सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है, इसने सीरीज A में 30 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है फ्रॉम क्रिएशन इन्वेस्टमेंट। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।